नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RND हिंदी यानी रियल न्यूज़ डिकोड चैनल पर। दोस्तों, इन दिनों हर तरफ कोरोना की ही बातें हो रही है। साथ में ये भी बात हो रही है कि वायरस नेचुरल वायरस ना होकर ये एक मैन मेड वायरस है। अमेरिका, जापान समेत कई यूरोपियन देश चाइना पर इसके निर्माण का और प्रसार का आरोप लगा चुके हैं। साथ में दूसरी तरफ चाइना भी अमेरिका पर ऐसे इल्जाम लगा रहा है। तो दोस्तों, आज हम इसी न्यूज को डिकोड करेंगे। बने रहिए हमारे साथ RND हिंदी पर। इन बातों में कितनी सच्चाई है कि यह वायरस किसी लैब में बनाया गया है? क्या यह वायरस किसी इंसान की तरफ से बनाया जा सकता है? ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिले हैं क्या पहले भी इससे? अगर ये जो देश अभी आरोप लगा रहे हैं, मानो आप जैसे मिस्टर ट्रम्प के आप पिछले वाले सारे बयान देखोगे, या फिर जर्मनी के चांसलर के बयान आप देखोगे, या फिर जो जापान ने चाइना पे आरोप लगाए वो देखोगे, इनके पहले भी इतिहास के पन्ने आप छालोगे तो आपको ये आरोप इनकी तरफ से या इन पर लगे हुए कई बार मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इंसानियत को या फिर इन देशों को ये जो सो कॉल्ड बायोलॉजिकल वॉर जो बोल रहे हैं वो पहली बार हुआ है। मतलब आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, या फिर जापान चाइना वॉर हो, या फिर सोवियत यूनियन का और जो यूएसए का कोल्ड वॉर का जो दौर चला, उसमें जो बायोलॉजिकल वेपन्स का एक दौर चला वो हो, या फिर इससे भी पहले आप मिडिवल हिस्ट्री में भी जाकर देखोगे तो ये जो ग्रीक एथेंस का जो वॉर था, स्पार्टा का जो वॉर था, उसमें भी ये कई बार ऐसे वायरसेस बैक्टीरिया का जिक्र हुआ है। ये वॉर्स में एक्चुअल में यूज हुआ है। अभी जो अमेरिका वो चाइना पे जो इल्जाम लगा रहा है कि ये एक्चुअल में वॉर है अमेरिका के खिलाफ छेड़ा गया, तो अमेरिका का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, आप जो अगर डीप में देखोगे, जो कॉलोनीज ब्रिटिशर्स ने एक्चुअल अमेरिका में बनाई, और अमेरिका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन थे? रेड इंडियंस, जो प्री कोलंबियन पॉपुलेशन हम बोलते हैं उसको, उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे मिटाया गया और ब्रिटिशर्स का रूल कैसे लाया गया, वो हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि ये पहले चैरिटी के नाम पे इन्होंने ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए प्री कोलंबियन पॉपुलेशन में, फिर उसमें उस ब्लैंकेट्स में इन्होंने वायरस छोड़े, फिर ये स्मॉल पॉक्स का एक एपिडेमिक हुआ, फिर मलेरिया का एपिडेमिक हुआ, और फिर ये पेंडेमिक का एक रूप लेके इसमें 90% प्री कोलंबियन पॉपुलेशन पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तब जाके अमेरिका में इनका राज आया था। अगर आप आगे जाके जापान का वॉर देखोगे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और जापान के बीच में चला, तो उसमें आप देखोगे कि जापान ऑलरेडी अपने बायोलॉजिकल लैब्स अपने वेपन्स के लिए सेट कर चुका था। उसमें आप देखोगे जो कोलेरा की एपिडेमिक चाइना में चली, वो कैसी चली थी? जापान ने अराउंड एक्चुअल फील्ड में वो चाइना में अराउंड 1000 वेल्स में वो वायरस डाला था, और फिर आगे जाके देखोगे तो चाइना में अराउंड 50,000 पीपल उससे अफेक्टेड हुए थे उस एपिडेमिक से, और मर चुके थे। आप देख सकते हैं जो जापान के एयरफोर्स ने पर्ल हार्बर हिट किया था यूएस आर्मी का, तो उसमें उस दौरान क्या आप रिपोर्ट्स देखोगे तो आपको ये बारीकी से देखोगे तो नजर आएगा कि उस दौरान यूएस आर्मी में एक बर्ड फ्लू का भी एपिडेमिक चला था। तो उसके भी आरोप लगते हैं कि जापान के एयरफोर्स ने पर्पसली वो वायरस इन्फेक्टेड ग्रेन्स वहाँ बर्ड्स को डाले थे, जिसका चिकनगुन यूएस आर्मी के सोल्जर्स ने खाया, तो उसमें एक बर्ड फ्लू का एपिडेमिक चला था। अराउंड 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब्स के एक्सप्लोजन्स हुए, उसके बाद जो जापान ने सरेंडर किया, तो उन सरेंडर करने वाले लोगों में ये जो बायोलॉजिकल वेपन्स के लैब के साइंटिस्ट थे वो भी थे, और उनको भी अमेरिका ने एज अ वॉर क्रिमिनल ही ट्रीट किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो एग्रीमेंट्स जापान और अमेरिका के बीच हुई, और फिर उसके बाद इन सारे लोगों को छोड़ दिया गया, और उनमें से कुछ अभी प्राइवेट कंपनी होल्डर्स है। तो ये क्या एग्रीमेंट्स थी? और अभी ये चाइना जो
अपना दौर चला रहा है कि पूरी वर्ल्ड को कैसे अपने इकोनॉमिक चपेट में ले आना है। तो हो सकता है ऐसी चीजें भी हो, लेकिन ये दुनिया के लिए पहली बार नहीं है। हाल फिलहाल में ये जो देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? आप इसको किस नजर से देखते हैं? ये बड़ी इंटरेस्टिंग थेरीज है। अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। आप अगर देखोगे तो अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे ये जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज का एक दौर चला है, या फिर एक दूसरे पे बयानबाजियां चल रही है, इसको दो पार्ट्स में मैं देखता हूँ। मतलब ये जो आरोप लग रहे हैं या फिर ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज है, ये विचारधाराओं के हिसाब से एक लोग एक दूसरे पे कर रहे हैं। एक जो है वो नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, और दूसरा जो है वो सो कॉल्ड जो थिंकर्स है, जो प्रो वर्कर्स फार्मर्स है और अगेंस्ट कैपिटलिस्ट है, उनकी एक अलग थेरी है। जो नेशनलिस्ट है, मतलब जो नेशनलिस्ट सरकारें हैं, लाइक यूएस में है, इंग्लैंड में है, इजराइल में है, वो डायरेक्टली चाइना को टारगेट कर रही है। चाइना जो है डायरेक्टली यूएस को टारगेट कर रहा है। तो ये सीधे सीधे बोल रहे हैं कि हमारे देश पे ये हमला है। तो एक ये थेरी है। और दूसरी अगर आप थेरी देखोगे तो ये जो सो कॉल्ड थिंकर्स है या फिर अगेंस्ट कैपिटलिस्ट लेफ्ट विंग के जो लोग हैं, वो एक अपनी थेरी, कॉन्स्पिरेसी थेरी लेके आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी ने ये एपिडेमिक पेंडेमिक वर्ल्ड में लाया है, और ये अपनी जो वैक्सीन्स है वो तैयार करके रखे हुए हैं, और अब ये बाजार में लाएगी ये वैक्सीन्स, और महंगे महंगे कीमतों पे ये सारे देशों में बेचा जाएगा, और इससे ये लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। ये एक थ्योरी है उनकी। तो इसको मैं ज्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ, और ये बयानबाजियां अपनी अपनी विचारधाराओं की तरफ से हो रही है। बस इतना ही इसमें एक ट्रूथ या फिर पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जो अभी आपने थ्योरीज बताई हैं, इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं दिख रहा है अभी। तो इंडिया का कोई स्टैंड सामने अभी तक तो नहीं आया है इंटरनेशनल लेवल पर। तो इंडिया क्या स्टैंड ले सकता है, या फिर इंडिया को लेना चाहिए? कैसा है, अभी दो घर है, और नजदीक वाले घर में सपोज एक सिलेंडर का ब्लास्ट हो जाता है और वो घर जलता है, और उसी आग के चपेट में एक नजदीक वाला भी घर आ जाता है। तो उस घर में रहने वाले लोगों को की प्राथमिकता क्या होगी? पहले जो आग लगी है उसे बुझाया जाए, या फिर पड़ोस वाले घर पे आरोप लगाया जाए कि तुम्हारी वजह से हमारे घर आग की चपेट में आ गया? तो इंडिया का भी स्टैंड सही है। जो अभी हालात हमारे इंडिया में है, जो एपिडेमिक या फिर पैंडेमिक आया है, उसका मजबूती से सामना किया जाए, और किस तरह से इस देश को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर निकाला जाए। बिल्कुल सही बात कही आपने कि इंडिया को चाइना को ब्लेम करने की बजाय जो कोरोना का इम्पैक्ट हम पर हो रहा है उसको सुधारना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए इंडिया को, जिससे हम आगे फ्यूचर में भी इसका हम पर बुरा असर होने के बजाय एक अच्छा मौका भी हमको इसमें देखना चाहिए? अगर इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो जब तक वैक्सीन नहीं आती, या फिर पूरे वर्ल्ड को ही जब तक वैक्सीन या कोई एंटीडोट नहीं आ जाता, तब तक लॉकडाउन यही एकमात्र पर्याय है। ऑलरेडी मोर देन 2 months हो चुके हैं हमारे यहाँ लॉकडाउन है, और आगे कितना एक्सटेंड होगा वो पता नहीं। तो नज़दीक के जो फैसले हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए, उसमें से एक है कि स्टूडेंट्स के एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं बहुत जगह। तो ऑलरेडी एक सेमेस्टर तो चला गया है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का। तो यही मेरे हिसाब से एक मौका है कि अपने एक एजुकेशनल स्ट्रक्चर को ही बदला जाए। तो बहुत सालों से हम यही वेट कर रहे थे, यही डिस्टर्बेंसेस आते थे, क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम को एक डायरेक्टली एक सिस्टम को बदल के दूसरे, जैसे हमने टैक्स में किया था, जो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का पूरा वैट, ये जो लोकल बॉडी टैक्सेस है वो सब एलबीटी खत्म करके हमने एक जीएसटी लाया था। वो सेटबैक वैसे एजुकेशनल सिस्टम में नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो स्टैंडिंग करियर्स है या फिर जो अभी एग्जाम्स दे रहे हैं, अभी इंजीनियरिंग है स्टूडेंट्स है, उनका करियर ये हो सकता है, तो इफेक्ट हो सकता है।
तो अभी एक अच्छा मौका है, लॉकडाउन है, ऑलरेडी एक सेम जा चुका है, अपने एजुकेशनल सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करने का। दूसरा एक है कि अभी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एकदम स्टैंड बाय पे है और पूरा कंट्री ब्यूरोक्रेसी के अंडर चल रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी में क्या नेसेसरी चेंजेस है, एक कमेटी बिठा सकते हैं हम कि इनका ट्रांसफर ऑफ पावर कैसा हो, या फिर उसमें क्या क्या सुधार की जरूरत है, क्योंकि 70 साल से हम वही स्ट्रक्चर फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन नियर फ्यूचर में हमें क्या क्या चेंजेस है, ये ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से क्या क्या ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस करने पड़ेंगे, ये बेस्ट टाइम है अभी इसको देखा जाए बारीकी से। ट्रेड का एक मेजर फैक्टर है इसमें। आप अगर देखोगे कि यूएस और इंडिया का ट्रेड है, या फिर इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है, कहने के लिए बायलैटरल ट्रेड है, लेकिन इसकी बारीकी में आप जाकर देखोगे तो आप देखोगे कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा है लेकिन एक्सपोर्ट उतना नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट ये 80-20 है, 60-40 है, इसके हिसाब से अभी ये लॉकडाउन की स्थिति है और पूरा देश अभी जितने भी मटेरियल्स इंडिया में ही है उसका ही यूटिलाइजेशन कर रहा है। अभी और 1 साल जाएगा ये पूरा ग्लोबल मार्केट खुलने के लिए, लेकिन इस 1 साल में इंडिया को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के तौर पे उभरे। और एक अपॉर्चुनिटी इंडिया की को है, वो है कि जो साउथ ईस्ट एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब था चाइना, उसको अब उसका मार्केट अब वॉलेटाइल हो चुका है और बहुत सारी कंपनीज चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहती है। तो इसलिए इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया को वर्ल्ड इकोनॉमी एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह से देखे, ये एक अपॉर्चुनिटी इंडिया की तरफ अच्छी है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही ऐसे जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।